हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनी इज द लर्निंग ऐप। बच्चों, मैं हूं आपका डीएसएस सर और हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट क्लास में हमने करंट के बारे में जान लिया था और करंट डेंसिटी के बारे में बता दिया था, बैटरी के बारे में बता दिया था, रजिस्टर के बारे में बता दिया था। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने बता दी थी। करंट डेंसिटी के बारे में भी जैसे मैंने बता दिया था कि आई इक्वस टू जे कोस थीटा, आई इक्वस टू जे कोस थीटा और जे इक्वस टू आई बाई ए। और ए क्या था आपका? एरिया। ए क्या था वहां पर? एरिया। और आई क्या थी? करंट फ्लो। इतना हमने जान लिया था। और बैटरी के बारे में मैंने बता दिया था कि बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, चार्ज एनर्जी को कैरी करता है और उसको कंडक्टर तक लेके जाता है, और यही पूरा सिस्टम फॉलो होता रहता है। ठीक है। चार्ज जो था वो एनर्जी कैरियर्स था। मैंने आपको ये भी समझाया था कि चार्ज जो है वो एनर्जी कैरियर्स होता है। ठीक, बहुत सिंपल। अब इसमें क्या है ना, कंडक्टर वर्ड एक यूज हुआ था और मैंने आपको ये भी कहा था कि कंडक्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा अच्छे से कि कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है और किस तरह से हो रही है। सब चीजों के बारे में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको समझना। तो हेडिंग डाल लो कंडक्टर, या फिर लिख लो कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। बेसिकली मान लो कि ये कंडक्टर है, ठीक। एक कंडक्टर है, मान लिया यहां से ऐसे करंट फ्लो कर रही है इसमें ऐसे। कंडक्टर के अंदर हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, ये हमको अच्छे से पता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चुप नहीं बैठे होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। अब उनका मूवमेंट होता कैसा है? उनका मोशन जो होता है वो एक रैंडम मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? रैंडम मोशन, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन, रैंडमली मोशन। रैंडमली मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना, एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर। रेस्ट पे कब आते हैं ये? 0 केल्विन पे, यानी कि -273 डिग्री। ठीक है, रूम टेम्परेचर। ये बात हमको समझ में आ गई यहाँ पर। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, कैसे? जैसे मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, सपोज एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, 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 वापस आ गया उसी जगह पे। ये इस तरह का एक मोशन होता है, रैंडम मोशन। किसका मोशन होता है? ये इलेक्ट्रॉन का। यानी कि इस पूरे मोशन में इलेक्ट्रॉन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है आपका 0। क्या होता है? नेट 0। अब आप इसको समझोगे कैसे कि भाई इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे देखा, क्या चीजें हैं? एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कंडक्टर की, जैसे मान लो हम कॉपर वायर की बात करें, तो कॉपर के अंदर अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या आपको पता है? जैसे कई सारे ऐसे मटेरियल मिलेंगे जिनके मान लो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। कितना? एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। या और भी चीजें होंगी, जैसे कॉपर क्या है? कंडक्टर है। या सेमीकंडक्टर है, क्या है? कॉपर एक कंडक्टर है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे आप सिंपल सी चीज लो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 1 मोल में कितना ग्राम होता है कॉपर? 1 मोल में कितना ग्राम कॉपर होता है? ये हम बोल सकते हैं कि भाई 63.5 ग्राम कॉपर जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल का मतलब कितना हो गया? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्या 63.5 ग्राम कॉपर इतने मोल के बराबर होता है ना? ठीक है। तो 1 ग्राम में भाई 1 मोल होता है ना, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? इतने। तो अगर 1 ग्राम में हमको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? ध्यान से देखो कि बहुत बड़ा नंबर आएगा हमारे सामने। देखो यहाँ पर 6.2023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 63.5। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बहुत बड़ा नंबर आएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं हमको। कितने? 1 ग्राम में। 1 ग्राम कितना होता है? इतना सा, बिल्कुल। इस 1 ग्राम कॉपर में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
इस 1 ग्राम के अंदर। सोच के देखो इतने में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो इस चीज को डिनोट किया जाता है n से। एक चीज n डिनोट की जाती है यहाँ पर n। n का मतलब समझते हो क्या होता है? n का मतलब है, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ, यहां पर एक चीज डिनोट की जाती है जिसको बोलते हैं हम n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, क्योंकि चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं हम यहां पे, तो ये ज्यादा सही रहेगा। नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। सिंपल बात, n इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम डिफाइन करते हैं किससे? n से। किससे डिफाइन करते हैं हम उसको? n से। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने सारे चार्ज कैरियर्स हैं, उसको हमने किससे डिनोट किया? इस n के साथ डिनोट किया। ये बात आपको समझ में आई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे होते हैं और n की वैल्यू क्या होती है, और कंडक्टर के अंदर जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है, ये आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहां पर जो आपको ये मोशन दिखा, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अच्छा, अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे, सबका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 0। तो ये बोल सकते हैं हम कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका? 0। रूम टेम्परेचर की बात चल रही है सारी, नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया इसको 0। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखो, क्या वो भी 0 हो जाएगी? अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है नेट, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी ना, और स्पीड भी 0 हो जाएगी? नहीं, स्पीड 0 नहीं होगी, स्पीड तो रहेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ना 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब स्पीड तो कुछ ना कुछ रहने वाली है। बहुत सही, ये नोट कर लिया, नोट करो इसको, फिर आगे और समझाता हूं इसमें अच्छे से आपको चीज। ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं रूम टेम्परेचर के अंदर। जब रूम टेम्परेचर पर है तो क्या क्या चीजें हो रही होगी? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, स्पीड कुछ ना कुछ होगी। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छे से लिख लो इसको। अब मान लो सपोज अगर हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल अप्लाई कर दें, सपोज we apply potential across conductor, suppose we apply potential across conductor, ठीक है। तो जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे कंडक्टर के अक्रॉस, ध्यान देना इधर, ऐसे तो क्या होगा यहां पर? देखो, ऐसे समझना इसको। जब हम इसको पोटेंशियल, समझना वापस अच्छे से, V0, जब भी हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल, जैसे ही हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल दिया, तो पोटेंशियल दोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे। अगर ये L लेंथ का है तो कितना हो जाएगा? V/L, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इसको प्रोवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होगा, तो क्या जो पहले चार्ज थे उन चार्ज को कुछ एनर्जी मिलेगी? अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी। तो जैसे ही हम इसको पोटेंशियल देंगे, यानी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो क्या यहां पर उन चार्जेस को कुछ एनर्जी मिलेगी? अच्छा, जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, तो क्या वो थोड़े से ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे पहले से? ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी मिलेगी तो फोर्स आएगा, एक्सेलरेट भी होंगे। तो जो पहले जो मोशन हो रहा था, क्या उससे थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएंगे वो? क्योंकि डिफ्लेक्ट तो होंगे ना। जैसे सपोज इस चीज को ऐसे समझना, वापस से समझा रहा हूं, जैसे ऐसे आया चार्ज, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहां आ गया। तो पहले चार्ज यहां पर था, अब वो थोड़ा सा
डिफ्लेक्ट होके यहां चला गया, यानी ये जो ड्रिफ्ट हुआ चार्ज यहां से यहां, ये ड्रिफ्ट किसकी वजह से आया, इस ई की वजह से। ये जो हमने यहां पर पोटेंशियल दिया ना बाहर से, उस पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो था वो पहले से थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ। ऑब्वियस सी बात है, जब एनर्जी मिलेगी तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो पहले वाली जगह पर तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा वो आगे ही जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ। तो ये जो वो ड्रिफ्ट हुआ, इसकी वजह से उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, और डिस्प्लेसमेंट आया तो यहां पर कुछ एवरेज वेलोसिटी भी आई उसकी। इसी एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हुआ, जिस एवरेज वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हुआ, उसी को हमने बोला है एवरेज वेलोसिटी, या उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस केस में क्या नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? नहीं। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, जो कि जीरो नहीं होगी। और उसी एवरेज वेलोसिटी को क्या नाम दिया हमने? वीडी, यानी कि हमने बोला इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ उसको हमने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बढ़िया भाई। एंड दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो इन दिस केस, क्योंकि इस केस में अब ड्रिफ्ट हो गया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया। अच्छा, स्पीड तो जीरो पहले भी नहीं थी, तो अभी भी नहीं होगी। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, स्पीड ज्यादा होगी या वेलोसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि एक तो उसका मोशन ही बहुत तेज, मतलब बहुत स्पीडली वैसे भी होता है। दूसरा क्या है ना कि डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो स्पीड तो उसी टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम है तो स्पीड तो वैसे भी ज्यादा होगी, और बहुत ज्यादा होगी। यानी कि स्पीड जो होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत ज्यादा होगी, यानी एवरेज वेलोसिटी जो है उससे बहुत ज्यादा होने वाली है। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? थोड़ा सा समझ लो इसको अच्छे से, कि जब भी हमने कोई इसके अंदर पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल की वजह से क्या हुआ, इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट मिला, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहां पर एवरेज वेलोसिटी आई। अब वो एवरेज वेलोसिटी क्या है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ मोशन होगा रैंडम, अलग अलग, थोड़े से ड्रिफ्ट हुए होंगे। तो वो जो ड्रिफ्ट हुए, तो वो जो एवरेज वेलोसिटी है पूरे मोशन में, इस एवरेज वेलोसिटी को ही हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है, जिस एवरेज वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हुआ अपनी पहली पोजीशन से। नोट करेंगे इसको, फिर आगे अच्छे से समझाता हूं इसको मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और अच्छे से समझ लो, यहां पर ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंडक्टर के बारे में, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल है। ये मैंने अपने तरफ से इसको कहानी नहीं बनाई है, या मैं अपनी तरफ से नहीं समझा रहा हूं ये आपको। ये जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये सब एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट हुआ है और इसी तरह से हमको आगे फॉलो करना है। तो एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे केमिस्ट्री में नहीं होता, जैसे मान लो कि केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये ऐसे ही हुआ होगा। केमिस्ट्री में कई बार अजम्पशन लेते हैं ना कि भाई ये ऐसे हुआ है, इसका मतलब ये ऐसे हुआ होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ फिजिक्स में भी कुछ अजम्पशंस लेंगे, समझना उसको। अजम्पशंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कुछ अजम्पशंस मान के चलेंगे हम। क्या अजम्पशंस लेने हैं वो आप यहां पर देखो। जैसे मान लो कि अभी हम बात कर रहे थे किसकी, कंडक्टर की। ऐसे ऐसे कंडक्टर की बात कर रहे थे हम, ठीक। तो जब भी कंडक्टर में हम पोटेंशियल देते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, तो ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। किस तरह से? इस तरह। ये अजम्पशन है, हम मान रहे हैं ऐसा होता होगा। देखो, पहले क्या रैंडम मोशन हो रहा था नहीं हो रहा था? अब जैसे ही हमने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट किया, सॉरी, जैसे हमने पोटेंशियल इसके अक्रॉस दिया, तो पोटेंशियल देते हैं हमने ये माना कि ये इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मार्च फास्ट देखी है कभी, जैसे 26 जनवरी पे या फिर लाल किले पे आपने देखा होगा कि मार्च फास्ट होती है। जो सारे आर्मी वाले होते हैं वो किस तरह से मार्च फास्ट करते हैं, वो सारे एक लाइन में एकदम अलाइन हो जाते हैं, एक रो में अलग अलग, और एक के पीछे एक, एकदम इस तरह से वो मार्च फास्ट करते हैं, देखा होगा आपने, है ना। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी मार्च फास्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे आपने पोटेंशियल लगाया उस तरह से अलाइन हो जाएंगे, और एक के बाद एक ऐसे लाइन ही ये यहाँ पर मार्च फास्ट शुरू कर देंगे। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? ठीक है भाई। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दिया किसी भी चार्ज को, जैसे सपोज मान लो कि ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, या कोई चार्ज है, तो यहां पर इस पर एक फोर्स लगेगा, उसको हमने बोला ई, यही फोर्स लगेगा, तो इसका एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, E/m आएगा, नहीं आएगा? जैसे हम इसको अलाइन करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा जिसको हमने बोला ई। मान लेते हैं कि इनिशियल जो एवरेज वेलोसिटी है सभी की वो जीरो है। सभी की मतलब देखो, टकरा तो अभी भी रहे होंगे,
लेकिन क्या पहले जो रैंडम मोशन था वो चेंज होके दूसरा आ गया होगा? ये बात हमको समझ में आई। अब ये आपस में जब ये टकरा रहे हैं, समझना इस चीज को, जैसे मान लो यहां से निकला और यहां पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां टकराया, इसी तरह से सारे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में टकरा रहे होंगे। बिल्कुल बात सही है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस होगी ना, इसको हमने डिनोट किया लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। इसको हमने बोला लैम्डा इक्वल टू मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, लैम्डा को हमने क्या बोला? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कौन सा हो गया है? जिस पाथ मतलब जहां से चला और जब तक ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, जो कोलिजन हुआ, यहां से उस कोलिजन तक के जो बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको हमने बोला मीन फ्री पाथ लैम्डा। और इस तरह की बहुत सारी टक्कर्स हो रही होंगी, हो रही होगी नहीं हो रही? तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर उसके बाद वो दूसरे से टकराया, फिर उसके बाद वो तीसरे से टकराया, इस तरह से टक्करें हो रही होगी। तो फाइनली जब इलेक्ट्रॉन कहीं पहुंच रहा होगा तो वहां एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच का जो टाइम होता है ना, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं हम उसको? रिलैक्सेशन टाइम। यानी यहां से यहां तक का जो एवरेज टाइम हमने लिया यहां पर, उसको हमने बोला रिलैक्सेशन टाइम, और उसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टाइम। ये बात क्लियर है सभी को? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी की जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है, क्या वो जीरो होगी? बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि इनिशियली हमने क्या माना है? जीरो से स्टार्ट हो रहे हो, है ना? इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है जीरो। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जीरो सभी इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ, ए की जगह लिखूंगा ई बाई एम, टी की जगह हो गया टाउ स्क्वायर। तो ये जो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल की है इस इलेक्ट्रॉन ने, क्या उसके लिए मैं लैम्डा इक्वल टू ये लिख सकता हूँ हाफ ई एम इंटू टाउ स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर कोई डाउट है तो बताओ। बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गई बात। एक चीज और, क्या यहां से यहां तक पहुंचने में जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, क्या वो एवरेज वेलोसिटी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है? और क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम वीडी बोल रहे हैं, क्या हम उसको लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी लैम्डा बाई टाउ? अरे वीडी यही तो कहलाएगी ना, एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां तक की। और यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लैम्डा, और टाइम कितना है? टाउ। ध्यान से देखो, लैम्डा इक्वल टू क्या है? ऊपर देखो, टाउ से मैं इसको लिखूंगा तो वीडी क्या हो जाएगा यहां पे? इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि चलो, तो वीडी कितना मिल जाएगा मुझे यहां से? देखो यहां पे लेमडा डिवाइड बाय टाउ, तो वीडी मिल जाएगा मुझे ई टाउ अपॉन 2m। ई टाउ अपॉन 2m, ये किसकी वैल्यू मिली मुझे? वीडी की। यानी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इस तरह से। ठीक है, एक चीज आपको पता है, E इक्वल टू कितना है? V बाई एल। रिप्लेस करो यहां पे, तो VD इक्वल टू हो जाएगा E V टाउ अपॉन 2ml। VD इक्वल टू E V टाउ अपॉन 2ml। ध्यान से देखो यहां पे, VD इक्वल टू E V टाउ अपॉन 2ml। V क्या है यहां पे? पोटेंशियल। V क्या है यहां पे? पोटेंशियल। ध्यान से देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज आपको। पोटेंशियल, तो VD यहां पर कांस्टेंट है। VD क्या है यहां पे? कांस्टेंट है कि नहीं है? नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करेंगे इसको। बहुत बढ़िया। अब इसी चीज में अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे सपोज इसी चीज में हम आगे बढ़े, तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन। जब हमने बात की थी
कंडक्टर की, इसको नोट कर लिया ना। समझना, ये तो हमने कंडक्टर की बात की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की। सपोज ये कंडक्टर है, मान लो ऐसे, समझना इसको, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक। ये जीरो पोटेंशियल, ये वी पोटेंशियल, ठीक है। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मान लेते हैं यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे एट द टाइम, होंगे नहीं होंगे, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात क्लियर है। चलिए, अगर इसकी लेंथ L मान लेता हूं मैं, इसकी लेंथ कितनी L, तो E इक्वल टू हो जाएगा V बाई L, ये भी हमको पता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़े टाइम बाद आगे खिसक जाएगा ऐसे? यानी ये अगर मैं देखूं तो क्या ये dt टाइम में कुछ यहां पहुंच जाएगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स? यही होगा ना, जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेंगे, जंक्शन माना है ना हमने, तो क्या ये dt टाइम में पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया खिसक के यहां आ जाएगा? यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी कहलाएगी हमारी? क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से मूव कर रहे होंगे? तो ये जो डिस्टेंस हमें निकालनी है x, क्या ये डिस्टेंस x इक्वल टू हो जाएगी vd इंटू dt? क्योंकि dt टाइम में ये यहां से यहां खिसक गया मान लो, तो dt टाइम में यहां से यहां खिसका, तो यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की होगी इसने, vd इंटू dt। ये बात समझ में आई? x इक्वल टू vt, v क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम कितना dt, तो dt टाइम में कितना आगे खिसके होंगे ये इतना। यानी ये जो एरिया था, ये एरिया, इस रीजन में, क्या इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जितने यहां से पास किए होंगे? भाई यहां से पास होके जो यहां पर आए होंगे, क्या वो इसी रीजन के अंदर होंगे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले और यहां तक पहुंचे इस वाले क्रॉस सेक्शन तक, तो इसके बीच में जो रीजन है, क्या उस रीजन में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो निकले होंगे यहां से, वो इस वॉल्यूम के अंदर होंगे? इस वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या ये वही होंगे जो यहां से निकले होंगे और यहां पहुंचे होंगे? इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या वही इस वॉल्यूम के अंदर होंगे? अगर मैं मान लूं कि इसके अंदर dq चार्ज है, कितना dq चार्ज है इसके अंदर, कितना चार्ज है dq, तो क्या इस dq को मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। आपने पढ़ा होगा q इक्वल टू ne, चार्ज लिखने ना, तो q इक्वल टू ne। अच्छा n क्या था, n मैं आपको बता चुका हूं, n क्या था, n मैं आपको समझा चुका हूं, तो यहां पर लिखेंगे E। अब n लिखना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज, क्या लिखना है? n। n था आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं n, हमको कितने वॉल्यूम के अंदर चाहिए, इस वाले वॉल्यूम के अंदर चाहिए। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है a और ये कितनी है डिस्टेंस vdt, तो इस वाले वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे हम, एरिया इंटू vddt, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, n इंटू a इंटू vddt। ध्यान से देख लो मैंने चार्ज कैसे लिखा है एक बार, फिर आगे बात करते हैं। q इक्वल टू ne, E तो मैंने लिखी दिया, अब n क्या लिखना था हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम की बात चल रही है, तो जो n हमने लिया था वो n था हमारा नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमको इतने वॉल्यूम में अगर चाहिए तो उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इतने चार्ज इसके अंदर आपको मिल जाएंगे अवेलेबल, इतने चार्ज आपको अवेलेबल मिल गए, ठीक है। अब आगे आगे देखो, ध्यान से देखो, अगर मुझे I निकालना है तो मैं I कैसे निकाल सकता हूँ, dq बाई dt। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं t के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखना इस चीज को, कितना मिलेगा मुझे, I इक्वल टू dq बाई dt, तो ये dt कट जाएगा,
ध्यान से देखो, dq बाई dt करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, देखो मैं लिख ही देता हूं, NEAVD, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, ये आई का फॉर्मूला है कंडक्टर के अंदर, सिंपल, बहुत वेल नोन फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वैल्यूज के साथ। NEAVD, I इक्वल्स टू NEAVD, यहां पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है इलेक्ट्रॉन्स, A क्या है एरिया, और VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला होता है किसका, I का। बहुत बढ़िया, सबको याद होना चाहिए, अच्छे से लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक्चुअल में पता होगा, VD हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, VD की वैल्यू कितनी थी, E टाउ V अपॉन 2ml, अगर उसकी वैल्यू पुट कर दें यहां पर तो I इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, देखो NEA, E एक और आएगा तो स्क्वायर टाउ V अपॉन 2ml, NEA यानी NE स्क्वायर A टाउ V अपॉन 2ml, ये किसकी वैल्यू आ गई, I की, किसकी वैल्यू आ गई, I की। अच्छा आपको एक चीज मैंने पढ़ाई थी ओम्स लॉ में, V इक्वल्स टू I करेंगे तो क्या होगा, देखो V इक्वल्स टू I डिवाइड कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, 2ml, V से V कैंसिल, NE स्क्वायर टाउ, NE स्क्वायर टाउ बाई A। क्या ये M यहां पर जो है वो कांस्टेंट है, हाँ, ये L जो यहां पर एक है ये भी कांस्टेंट है, लेंथ, हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, E स्क्वायर कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। यही तो ओम्स लॉ था, यही तो ओम्स लॉ था, कांस्टेंट, पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसी को हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया है, इसी को हमने क्या बोला है, रेजिस्टेंस। देखो ध्यान से, इसी को हमने रेजिस्टेंस बोला है, R इज इक्वल टू 2ml अपॉन NE स्क्वायर टो बाय A। ध्यान से देखो कांस्टेंट है। अब M इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन है, रिलैक्सेशन टाइम है, बाकी चीजें क्या बची, L और A। ध्यान से देखो, अगर आप तो यहाँ पे L और A जो है, क्या ये करंट की प्रॉपर्टी है, नहीं। क्या ये पोटेंशियल की प्रॉपर्टी है, नहीं। किसकी प्रॉपर्टी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, मटेरियल की लेंथ क्या है, अगर ये हमको पता है तो हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं बेसिकली, क्योंकि ये चीजें तो फिक्स ही होती है। समझ में आ गई बात अच्छे से। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम ओम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओम से। और यहां पर ये जो चीज होती है, ये इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। इसी को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला आपका बन जाता है आर का, वो ध्यान से देखना, यहां से आर का फॉर्मूला बन जाता है आपका रो एल बाय ए। ये रो जो है ये कहलाती है आपकी रजिस्टिविटी। ये टोटली मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2m अपॉन एनी स्क्वायर टो। ये वैल्यू किसकी है, रो की। सिंपली रो की वैल्यू आ गई 2m अपॉन एनी स्क्वायर टो, रजिस्टिविटी है ना। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रो एल बाई ए। सपोज जैसे मान लो किसी कंपनी ने आपको बोला कि भाई हमको आयरन का रजिस्टर बना के दे दो, आयरन वायर का। अब आपने मान लो आयरन वायर के बहुत सारे वायर बनाए और दे दिए सामने वाले को। अब मान लो कुछ ऐसा हुआ कि वायर टूट गया, बेंड हो गया, या फिर थोड़ा सा उसका एरिया घिस गया, मतलब कुछ चीजें ऐसी हुई, सामने वाले ने आपको वापस से प्रोडक्ट भेज दिया कि नहीं भाई हमको तो वापस से इसका रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो आपने फिर से वही चीज वापस से की। तो एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि यहां पर ये वाली जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है। दिक्कत किस चीज में आ रही है, एल और ए में। तो क्यों ना हम इसको फिक्स कर दें और ये फिक्स वैल्यू उनको बता दें कि भैया ये मटेरियल है कॉपर, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो ये होती है। अब अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है
तो आप लेंथ और एरिया का रेशियो ले लो, आपको रेजिस्टेंस खुद मिल जाएगा। तो हमको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सामने वाले को हमने क्या किया, रेजिस्टिविटी बताई, उसने देखा इसकी लेंथ इतनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, उसको डिवाइड किया और रेजिस्टेंस मिल गया। तो एक चीज हमको समझ में आई कि जो रो है ये है रेजिस्टिविटी, और ये कांस्टेंट होती है और मटेरियल पे डिपेंड करती है। हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी, इसलिए हर मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये बात नोट करने की थी, नोट करो इसको। अब एक चीज और मैं आपको समझाऊं, जैसे रेजिस्टेंस आर का मतलब क्या होता था, करंट को रोकने वाला, जो कंडक्शन को रोकता है एक तरह से ये बोल सकते हैं हम, यानी कंडक्टेंस नहीं होता जो, जैसे आर क्या हो गया, करंट को रोकने वाला, तो इसका अपोजिट को क्या बोल सकते हैं हम, 1/r, केमिस्ट्री में बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस। भाई आर का मतलब करंट को रोकना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, जो करंट को फ्लो कराए, 1/r कंडक्टेंस। इसका जो यूनिट होती है, जो बोलते हैं इसका मोह होता है, MHO, मोह, उसका उल्टा, और सिंबल भी कुछ ऐसा होता है, जस्ट अपोजिट। इसी तरह से रो जो होता है 1/रो, 1/रो को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको लिखते हैं हम मोह अपॉन मोह पर मीटर, इसको बोलते हैं हम मोह पर मीटर। ध्यान से देखो यहाँ L और यहाँ पर m², तो m से m कट जाएगा, तो उधर ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे इसको, मोह पर मीटर। क्या आ जाएगा ये, मोह पर मीटर, यानी कि इसका साइन जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसे। ये दो चीजें हैं यहाँ पर आपके समझने के लिए, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दो चीजें हमने यहाँ पर देखी अभी कि 1/r को हम बोलते हैं कंडक्टेंस, और 1/रो को हमने बोला है कंडक्टिविटी। दोनों की यूनिट समझ में आ गई, इसकी मोह है और इसको भी मोह बोलते हैं, मोह पर मीटर, और इसकी जो सिंबल है वो ओम का जस्ट अपोजिट सिंबल आ जाता है। तो आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टिविटी के बारे में, सॉरी रेजिस्टेंस के बारे में और रो के बारे में। अब रेजिस्टेंस जो होता है आपका, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। बेसिकली हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उस पर डिपेंड कर रहा है, इन सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। जबकि रो जो है हमारा, या रेजिस्टिविटी जिसको हम बोल रहे हैं, रेजिस्टिविटी जो है वो केवल डिपेंड करती है किस पे, डायमेंशंस पे और मटेरियल पे। ठीक है, तो सॉरी डायमेंशन पे नहीं, डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल पे और टेम्परेचर, दो चीजों पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। तो कुछ चीजें इनको लिख भी लेते हैं हम लोग, तो चाहो तो लिख लो, यहाँ पर लिखो इसको, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख लो, कुछ भी लिख लो, ऐसे लिख लो कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स on material, resistance depends on material, dimensions, temperature and the direction of flow of current. And the direction of ठीक, इसी तरह रेजिस्टिविटी यानी कि रो, ब्रैकेट में रो ले लेना, रेजिस्टिविटी रो depends only material and temperature, या फिर depends material, जो भी मटेरियल हम यूज में ले रहे हैं, मटेरियल एंड टेम्परेचर
ओनली। ठीक है, बात समझ में आई? नोट करोगे इसको? यहां पर आपको फॉर्मूला तो पता है ना, आर का फॉर्मूला क्या था? आर का फॉर्मूला था हमारा रो एल बाय ए। ठीक है, यहाँ सभी डायमेंशन आपको पता है क्या क्या है, जो क्वांटिटीज है, एल क्या है, ए क्या है। चलो ये भी मैं लिखवा देता हूँ, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं बता देता हूँ एल क्या है यहाँ पर, और एल को कैसे कंसीडर करना है। देखो, कोई भी फॉर्मूला जब हमको सामने मिलता है या कोई भी फॉर्मूला हमारे सामने आता है, तो केवल उसकी क्वांटिटी के बारे में पता होना जरूरी नहीं है, उस क्वांटिटी को हमने किस तरह से मेजर करना है ये भी हमको पता होना चाहिए। जैसे आपको लेंथ बोल दिया गया, अब समझना इस बात को, जैसे एक रोड है, इस रोड में दो तरह से करंट फ्लो हो सकती है, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। तो लेंथ क्या कंसीडर करोगे? तो यहां पर आपको क्या होगी, डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि दोनों केस में रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। जब ऐसे फ्लो कर रहा होगा तब रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, और जब ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो रेजिस्टेंस कुछ और आने वाला है। तो चेंज हो गया ना रेजिस्टेंस, किस तरह चेंज हुआ? लेंथ तो अभी भी वही है रोड की जो पहले थी, लेकिन हमारे फॉर्मूले में जो लेंथ लेनी है हमको रोड की, वो लेंथ, वो वाली लेंथ लेनी है जब, कौन सी लेंथ? वो लेंथ जिस डायरेक्शन में, चलो मैं लिखवा देता हूं, पहले इसको नोट कर लो ताकि आपको याद रहे। नोट कर लेंगे इसको, चलो तो लिख लो L। L क्या है? L लेंथ ऑफ कंडक्टर, ना कि रजिस्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर along the direction of flow of current, along the direction of flow of current, along the direction of flow of current। पहली चीज। दूसरी, एरिया। एरिया क्या लेंगे यहां पे? तो लिखो A is the area perpendicular to the flow of direction of current, to the flow of direction of current। ठीक, इन चीजों को लिख लो ताकि जब हम किसी भी मटेरियल का या किसी भी आपको शेप साइज का किसी भी बॉडी का अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये दो चीजें जरूरी थी, क्योंकि रो तो गिवन होगा और रो कांस्टेंट होता है हर मटेरियल के लिए। तो वेरिएबल क्या हो सकती है? एल और ए। अब एल और ए ही डिपेंड कर रहे हैं किस पे? डायरेक्शन पे, करंट की फ्लो पे। रो तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यही चेंज होंगे। तो ये कैसे लेने हैं वो आपको मैं समझाऊंगा, इसको नोट कर लिया आपने? चलिए तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, आई होप आपको समझ में आ जाएगा वैसे तो। सपोज जैसे मान लो कि एक ऐसे क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है। ठीक है, इस तरह से एक क्यूब है। ये सामने क्यूब नजर आ रहा है आपको? ठीक। अब समझना क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे चीज की। इसके अंदर हम करंट फ्लो करवाने वाले हैं। क्या? करंट फ्लो कराएंगे। करंट फ्लो कैसे कराएंगे? डायरेक्शन देख लेना एक बार उसकी। जैसे करंट फ्लो हम करा रहे हैं सपोज इस तरह से, ऐसे
ऐसे और एक ऐसे अंदर की तरफ। मान लिया ये करंट है I1, ये करंट है I2 और ये वाली है I3। तीनों करंट अलग अलग तरह से, एक ही साथ नहीं है। तीन केस बता रहा हूं मैं, जब करंट I1 ऐसे जा रही हो, जब करंट I2 ऐसे जा रही हो, जब करंट I3 ऐसे जा रही हो। इन तीनों केसेस में क्या रेजिस्टेंस सेम होंगे, क्या रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे? एक बार मैं इसका डायमेंशन दे देता हूँ। ये क्यूबॉइड है, जैसे मान लो कि ऐसे समझ लेना कि ये लेंथ है A, ये लेंथ हो गई आपकी A, ये लेंथ है आपकी B और ये लेंथ है आपकी C। ये आपको एक क्यूबॉइड दिया गया है, आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है। जब करंट I1 ऐसे फ्लो कर रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमको पता है क्या होता है, यानी रो तो सेम होगा। अब हमको लेनी है लेंथ और हमको लेना है एरिया। अच्छा लेंथ क्या लेते थे हम लोग? लेंथ क्या लेते थे? लेंथ हम लेते थे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो I1 क्या इस तरह से जा रही है, तो क्या इस कंडक्टर की जो AC वाली लेंथ होगी क्या वही हमारी L होगी? अच्छा ये लेंथ क्या है, ध्यान से देखो C, तो लेंथ तो आ गई हमारी C, ठीक है। दूसरा एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द करंट। ध्यान से देखो ये क्यूबॉइड का ये वाला फेस है, ऐसे करंट जा रही है, तो क्या इस फेस के ही परपेंडिकुलर हुई? तो ये जो फेस हुआ क्या इसी का एरिया चाहिए, यानी इस फेस का एरिया चाहिए हमको। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? A मल्टीप्लाई बाय B। तो आंसर इज AB, यानी कि R1 क्या आ जाएगा आपका? रो C अपॉन AB। दिस इज द रेजिस्टेंस। हाउ सिंपल इज दैट? कितना सिंपल है, बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा देखना है कि करंट कैसे है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं I2। I2 के लिए अगर हम बात करें तो I2 के लिए अब लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो B, और एरिया कितना हो जाएगा? ये वाला। तो ये कितना है हमारा A और ये है C, तो लेंथ तो हो गई हमारी B, यानी R2 भी हम इजीली लिख सकते हैं यहां से, R2 इक्वल्स टू रो B अपॉन AC। हाँ है ना सिंपल। सिमिलरली अगर R3 लिखना है हमको, सॉरी हाँ R3 मतलब करंट इस तरह से जा रही है अंदर की तरफ, अगर ऐसे जा रही है तो लेंथ क्या A हो जाएगी और एरिया क्या ये हो जाएगा, यानी B मल्टीप्लाई बाई C। तो इसी तरह से R3 हो जाएगा आपका रो A डिवाइड बाय BC। दिस इज द रेजिस्टेंस। हाउ सिंपल इट इज, बहुत इजी तरीके से लिखा हमने, ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं हमको, सिंपली हमने लिख दिया। बस नोट करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आए रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। बट इतना सिंपल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। अगर आपको सिंपल सी एक रोड दे दी, उसमें करंट ऐसे फ्लो करा दी, क्रॉस सेक्शन आराम से आप निकाल लोगे, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है उसको निकालना। क्वेश्चन जब है जब आपको थोड़े अलग से कुछ मटेरियल मिले या अलग से कोई शेप और साइज मिले, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं कराने की कोशिश करूंगा आज आपको, जिसमें शेप और साइज थोड़े से अलग होंगे, ताकि आप वो क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओ। समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूं आपको? इसको नोट कर लिया? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से अगर मान लो एक सिंपल एग्जांपल पूछता हूं मैं आपसे, बहुत आपको खुद को शर्म आ जाएगी करने में इसको, बट फिर भी चलो कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एक रोड है ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रही है, इसकी लेंथ है A, तो इसका रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो क्या रेजिस्टेंस बता सकते हैं? अगर करंट फ्लो बता दिया जाए, अब करंट फ्लो मैंने बता दिया, सपोज इस तरह से आई करंट फ्लो कर, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे भाई? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय A, ठीक है, सिंपली रो L बाय A। बहुत बढ़िया। अच्छा एरिया क्या हो जाएगा? क्या यही क्रॉस सेक्शन एरिया A कहलाएगा इसका, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर रेडियस स्मॉल r दी हुई तो पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा? रो L अपॉन पाई r स्क्वायर। सिंपली, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, सिंपल। तो आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा।
तो हमको यही चीज़ समझनी है अच्छे से कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। भाई ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, हमको भी पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस तो ना पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि एक वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपने एरिया निकाला, सिंपली कर दिया इसको। जैसे क्यूबॉइड वाला था वो भी एक तरह से सिंपल ही क्वेश्चन था। अब आपको अलग अलग शेप और साइज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, मान लो कि जैसे समझ लो कि एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर मतलब सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ऐसे लेंथ में, ऐसे अंदर की तरफ है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो इसका अगर मैं 1/4 पार्ट कर दूं, तो ये वाला पार्ट अगर दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट ऐसे मैं कट कर दूं इसको 1/4 में, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये समझना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए आपसे, बोला जाए कि बताओ अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही हो तो बताओ क्या होगा, बोल दिया जाए करंट ऐसे फ्लो हो रही हो तो बताओ क्या होगा, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही हो तो बताओ क्या होगा। ये समझ में आया है किस तरह का शेप बनेगा, कुछ समझ में आ रही है चीज, ये क्या क्या समझाया मैंने यहाँ पे। तो ये जैसे मान लो कि एक सिलेंडर ऐसे लंबा का लंबा, उसको अपन ने ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक सिंगल वाला पार्ट अगर मैं ले लूँ उसका, जो मैंने बताया आपको, अगर ये वाला पार्ट में उसका कंसीडर कर लेता हूँ, तो आप बता सकते हो किस तरह से उसका रेजिस्टेंस निकालना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब उसमें क्या होगा ना, वो इजी नहीं होगा क्वेश्चन, वहां पर जब आपको निकालना होगा तो आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज वहां पे आएगी। या फिर जैसे एक सिलेंडर दे दिया है ना, अंदर से होलो है, फिर एक और सिलेंडर उसके ऊपर, यानी कि केविटी दे दी सिलेंडर के अंदर, और ऐसे करंट फ्लो करा दी और आपसे पूछा बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा, या फिर ऐसे करंट फ्लो करा दी बताओ। इन सब तरह के क्वेश्चंस को हमको करना आना चाहिए। तो अभी हमने आज के लेक्चर में केवल इतना ही देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो लेंथ होती है उसको कैसे कंसीडर करते हैं, जो एरिया होता है उसको कैसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे रेजिस्टेंस निकालने के, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।